बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 5 का जो सेक्शन डी है उसका नॉलेज 5.2 डिस्कस करना है। और इसमें हमारी जो डिस्कशन है वो उसमें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम की शक्ल में। तो जो एसएलओ इसके अंदर हमने कवर करने वो दो एसएलओ हैं। पहला एसएलओ क्या है? डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की शक्ल में आपने रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करना है। रिजल्टेंट फोर्स को नेट फोर्स भी कहते हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हो आपने नेट फोर्स को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अच्छा, इसकी आगे थोड़ी वजाहत भी लिखी हुई है कि हमने रिजल्टेंट फोर्स को कैसे लिखना है, एज द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यानी अभी आप देखोगे कि फोर्स को लिखा जा सकता है कैसे? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। पर को समझते हो? डिवाइडेड बाय। तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करके हमारे पास फोर्स आ जाएगी, और फिर इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज करेंगे। ठीक हो गया? इसको यहां पे लिख भी दिया, ये F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है? डेल्टा किसको जाहिर करता है? चेंज को जाहिर करता है बेटा, चेंज को। तो डेल्टा पी मीन चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा टी हमारा टाइम इंटरवल है जिसमें ये चेंज आएगी। तो पहले एसएलओ में हमने रिजल्टेंट फोर्स को मोमेंटम की शक्ल में बयान करना है, वो भी आप देख लोगे कैसे करेंगे। और दूसरा जो एसएलओ है उसमें एक नई टर्म यूज सुन रहे हो आप, डिफाइन एंड कैलकुलेट द इंपल्स। इंपल्स को देखना है, इंपल्स को डिफाइन भी करना है और इसको कैलकुलेट करने की बात भी की जा सकती है। कैलकुलेट का मतलब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। और आगे इंपल्स की इक्वेशन बता दी है। इंपल्स किसके बराबर होती है? एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर है, या उसको एम इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। वो भी आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो बेटा इसमें हमारे दो एसएलओ हैं, ठीक है, एक इंपल्स के बारे में और एक रिजल्टेंट फोर्स को किसकी शक्ल में लिखना है? मोमेंटम की शक्ल में आपने एक्सप्रेस करना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्टेट किया। आपको पता है जो लॉ होता है, रूल होता है, थ्योरम है या प्रिंसिपल है, ये चार चीजें बोली हैं, लॉ, रूल, थ्योरम, प्रिंसिपल। इनकी हमेशा स्टेटमेंट होती है। जब भी बोला जाएगा इनके बारे में, ये नहीं कहेंगे डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ, ये गलत है। क्या कहेंगे? स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है? ऐसे ही आपके पास प्रिंसिपल आ जाए, उसे भी डिफाइन प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? स्टेट प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल है। बात समझ आ गई? ऐसे ही रूल को भी और थ्योरम को भी, जब भी रूल का वर्ड आ जाएगा, थ्योरम का वर्ड आ जाएगा, या फिर प्रिंसिपल या लॉ का वर्ड आ जाएगा, तो आप क्या करोगे बेटा? स्टेट का वर्ड इस्तेमाल करोगे। डिफाइन का वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। है आइडिया आपको कुछ? डिफाइन का वर्ड मोस्टली आप इस्तेमाल करते हो जब आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करना हो। डिफाइन फोर्स, डिफाइन मोमेंटम, डिफाइन वेलोसिटी, ये सारे जो मैंने नाम लिए, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा डिफाइन होती हैं, और लॉ, थ्योरम, रूल, प्रिंसिपल हमेशा स्टेट होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? याद रखोगे इस बात को? वेरी गुड। अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है। यहां पे हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट। न्यूटन सेकंड लॉ की मोमेंटम की शक्ल में स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द नेट मीन रिजल्टेंट नेट फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। यानी ये इसकी स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू
नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट या रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। आप बता सकते हो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? पता है कुछ आपको क्या होती है जी? तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, मीन जो नेट इफेक्ट है, तमाम अगर आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो एक बॉडी पे अगर 10 फोर्स लग रही हैं तो सबको आप उनका सबका वेक्टर सम करोगे और वेक्टर सम करके क्या निकालोगे? रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स निकालोगे। और इस नेट फोर्स को आप देख रहे हो कैसे लिखा है? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। और जो पी होता है वो एम वी के बराबर होता है। किसके बराबर है? एम वी। तो डेल्टा पी की जगह पे हमने एम वी भी लिख दिया और नीचे हमारे पास डेल्टा टी भी आ गया। तो इस तरह से आपने फोर्स को मोमेंटम की शक्ल में एक्सप्रेस कर दिया, फोर्स को मोमेंटम की शक्ल में एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, अब जब भी फोर्स लगेगी, सिर्फ फोर्स नहीं, नेट फोर्स लगेगी। सिर्फ फोर्स नहीं कहना, कौन सी फोर्स? नेट फोर्स लगेगी। तो वो नेट फोर्स क्या करेगी? ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करेगी। ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को, जैसे एक फुटबॉल है, पहले वो किस में है? अच्छा, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मैस और वेलोसिटी पे। नॉर्मली जो हम केसेस पढ़ते हैं उनमें मैस तो फिक्स होती है और क्या चीज तब्दील की जा सकती है? वेलोसिटी तब्दील की जा सकती है। किसके थ्रू तब्दील करते हो? फोर्स लगा के। अगर एक फुटबॉल रेस्ट पे है और आप उसको क्या करते हो? किक मारते हो, तो किक मारने का मतलब क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो वो बॉल क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा। पहले वो रेस्ट पे था, पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी और अब किक लगाने पे मोशन में आ गया, उसकी वेलोसिटी आ गई। इट मीन वेलोसिटी में तब्दीली आ गई। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी के तब्दील होने से मोमेंटम भी तब्दील होगा। तो फोर्स लगाने पे मोमेंटम क्या हो गया? चेंज हो गया है। मेरी बात को समझे हो? तो ये बात यहां पे लिखी। इसके अलावा एक और बात भी लिखी है कि जो चेंज इन मोमेंटम है ये हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी। जिस डायरेक्शन में अगर आपके पास नेट फोर्स राइट साइड पे है तो मोमेंटम का चेंज भी राइट साइड पे होगा। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? अच्छा, अब जरा, खैर ये मैंने अभी एक प्लेयर ने किक मारी फुटबॉल को, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। या फिर अगर आपके पास कार है, उसका इंजन क्या करता है? उसको जब पुश देता है तो कार फौरन स्पीड अप होती है और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोमेंटम चेंज होता है। फोर्स लगाने से ये काम हो रहा है, किसके थ्रू? लेकिन फोर्स भी कौन सी? नेट फोर्स लगाने से ये काम होता है। अच्छा बेटा, आपके ज़हन में आ सकता है कि इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं? सिंपल फोर्स को मोमेंटम के साथ रिलेट कर दिया, इसको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्यों कहा जा रहा है? बेटा, आप लोगों को पता है कि सेकंड लॉ ऐसा लॉ है जो फोर्स को डिटरमिन करने का फार्मूला देता है। और ये जो रिलेशन है ये भी क्या कर रहा है? फोर्स को डिटरमिन करने का फार्मूला ही बता रहा है। अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ। मैं इसमें इसको कहता हूं कि ये जो आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, F = ma, वो और ये वाला जो रिलेशन है ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है इसको प्रूव करते हैं। आपको पता है कि जब फोर्स लगाई जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स, तो वो क्या करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही है। तो मैं फोर्स को एम में लिख सकता हूं, लेकिन कौन सी फोर्स? नेट फोर्स। और मुझे पता है कि अगर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकता हूं v2 माइनस v1 और टाइम को लिख सकता हूं t2 माइनस t1। लिखा जा सकता है बेटा ऐसे। चलो फिर मैं अगर ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर देता हूं तो मेरे पास जो फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगी? m एज इट इज आ गया और एक्सेलरेशन की जगह पे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? m v2 माइनस m v1 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, आप बताओ
कि ये आपके पास मैस है और ये फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? मोमेंटम। और चूंकि यहां पे फाइनल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है? तो मोमेंटम भी कौन सा होगा? फाइनल मोमेंटम। तो ये mv2 जो है इसे आप p2 लिख सकते हो। और ऐसे ही mv1 को क्या लिखोगे? mv1 क्या लिखा जा सकता है? p1 लिखा जा सकता है। इनिशियल मोमेंटम है क्योंकि इसमें वेलोसिटी इनिशियल है। v1 इनिशियल वेलोसिटी है और v2 फाइनल वेलोसिटी है। तो फिर इस तरह से मैं mv1 भी लिख सकता हूं जो कि p1 के बराबर है। और ऐसे जो फोर्स है मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी? mv2 की जगह पे मैं लिख रहा हूं यहां पे, हाँ जी, क्या लिखूंगा? हाँ जी, यहां पे लिखूंगा p2 और इधर लिखूंगा p1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ऐसे ही है। आप मुझे बता सकते हो कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करें तो क्या आता है? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें तो क्या आता है? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें तो क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसको आप डेल्टा पी लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम। और नीचे जो t2 माइनस t1 है ये डेल्टा टी है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आपके पास डेल्टा टी के बराबर हो गया। तो बताओ मैंने F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बना दिया। ये मैंने किससे बनाया है? न्यूटन सेकंड लॉ जो आपने पढ़ा हुआ है उससे मैंने ये फॉर्म बना दी जो यहां पे पहले लिखी थी मैंने। उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टे का मतलब क्या है कि मैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी से क्या बना दूं? F इज इक्वल टू एम ए बना दूं। उसको भी कर लेते हैं, चलो आपकी जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। F इज इक्वल टू अगर डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी लिखें तो बताओ जो हमारे पास डेल्टा पी है उसे P2 माइनस P1 लिख सकते हैं। चलो इसके अलावा एक आसान तरीके से करते हैं, ये थोड़ा सा और मजीद आसान इसको कर लेते हैं। वो आसान मैं क्या करने लगा हूं जी, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो डेल्टा है ये तो एज इट इज लिख दिया, और जो P है इसे मैं mv लिख सकता हूं और नीचे आप लिख लो डेल्टा टी। क्लियर हो गया? अगर नॉर्मली जो हम केस डिस्कस करते हैं डेली लाइफ में उनमें हम फोर्स लगाने पे देखते हैं मैस में तब्दीली नहीं आती, मैस कांस्टेंट होती है। तो अगर हमारे पास जो मैस है वो कांस्टेंट हो, अगर क्या हो? मैस यहां पे कांस्टेंट हो, तो ये डेल्टा किसको जाहिर करता है? चेंज को। तो डेल्टा सिर्फ उसी के साथ लगेगा जिसमें चेंज आएगी। तो फोर्स की वजह से मैस में तो तब्दीली नहीं आएगी, किस में चेंज आएगी? वेलोसिटी में चेंज आएगी। तो फिर मैं यहां पे ये जो डेल्टा है इसको तो मैस से बाहर लिख दूं, मैस को बाहर लिख दूं और डेल्टा किसके साथ लगा दूं? v के साथ, क्योंकि फोर्स लगाने पे वेलोसिटी में तब्दीली आती है। तो डेल्टा में वेलोसिटी के साथ लगा दिया। अब बताओ ये डेल्टा v ओवर डेल्टा t किसके बराबर है? चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें चेंज इन टाइम के साथ तो क्या आता होता है? आपने चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम है ये एक्सेलरेशन है। तो मैं इसको a लिख सकता हूं। इस तरह से मैंने यहां पे आपको ये F इक्वल टू एम ए बना दिया। इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात? तो F इक्वल टू एम ए या F इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी दोनों ही न्यूटन सेकेंड लॉ हैं। दोनों ही क्या हैं? एक एक्सेलरेशन की फॉर्म में है और एक मोमेंटम की शक्ल में है। अच्छा, एक बात कल हमने डिस्कस की थी कि मोमेंटम में दो चीजें होती है ना, मैस और वेलोसिटी। कल वो एक बात मैंने कहा दी थी कि मोमेंटम वेक्टर मैंने बड़ा लिखा था। जब मैंने वेक्टर बनाए थे तो चूंकि मोमेंटम वेलोसिटी से हासिल हो रहा है लेकिन वेलोसिटी को मैस से मल्टीप्लाई करके ये मिलता है, ऐसे ही है।
तो मैंने कहा था अगर वेलोसिटी का वेक्टर मैं छोटा बनाऊंगा तो मोमेंटम का वेक्टर बड़ा बनाऊंगा, ऐसे बनाया था ना। लेकिन मैंने कहा मोस्टली ऐसे होता है। लेकिन अगर आपके पास मैथ छोटी हो, वेलोसिटी ज्यादा हो, मैथ अगर एटॉमिक पार्टिकल की बात करोगे वो है बहुत ही कम होती है, तकरीबन 1 × 10 की पावर ये आप -27 किलोग्राम। तो इस केस में वेलोसिटी वेक्टर बड़ा होगा, लेकिन जब वो मैस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर छोटा हो जाएगा, फिर मोमेंटम वेक्टर छोटा हो जाता है। तो याद रखो जब आप छोटे पार्टिकल्स को डील करते हो, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को, तो तब उस केस में मोमेंटम वेक्टर वेलोसिटी से क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। लेकिन जब आप बड़े पार्टिकल्स को डील करते हो, जैसे डेली लाइफ में हम देखते हैं, क्योंकि आपने भी एटॉमिक फिजिक्स तो पढ़ी नहीं है, तो आपके लेवल पे तो बड़े पार्टिकल्स की बातें होती हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देखोगे मैसेज बड़ी होंगी और वेलोसिटी के साथ जब वो मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर जो मोमेंटम आएगा वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो ये नहीं समझना कि हमेशा ऐसे होगा। अब आते हैं, ये इसको थोड़ा और मजीद वजाहत करते हैं। जरा ये सिमुलेशन खोल दें जी। एक चीज जो इसमें लिखी है कि मोमेंटम की जो चेंज है वो हमेशा किस तरफ होगी, जिधर फोर्स लग रही होगी, जिधर फोर्स लग रही होगी। तो हम इसको जरा सिमुलेशन से भी देख लेते हैं और इस फार्मूले का यूज भी आ जाएगा। ये जरा इस पे आ जाओ। इसमें जरा देखो कि ये हमारे पास जो मैसेज हैं वो लिखी हुई है ना। अच्छा, इस मैसेज की वैल्यूज को मैंने एक को 0.50 है और एक की 1.5, ये मैसेज ऊपर शो की हुई है। एक हमारे पास ग्रीन है और एक पिंक कलर की मैस है। ठीक है, ग्रीन मैस 0.5 है। अच्छा, जो पिंक मैस है इसे भी थोड़ा हम चेंज कर लें, अगर इसको जरा चेंज करें जी, इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी आपके पास 2 कर लेते हैं। ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं। और वेलोसिटी शुरू में ये दो बॉल लिए, इनकी वेलोसिटी भी चेंज कर लें। जो मैस हमारे पास 0.5 किलोग्राम है वो तो हो गई 1, और जो दूसरी मैस है जो 2 है इसकी वेलोसिटी को हम कर लेते हैं 0.5। क्या कर लेते हैं, 0.5। अब जरा चेक करते हैं, मुझे बताएं, मैं यहां पे इनकी मोमेंटम को भी शो कर देता हूं। ये जो आपके पास ब्लू कलर का वेक्टर है ये मोमेंटम वेक्टर है, और जो दूसरा ग्रीन कलर का एरो है वो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो इनकी डायरेक्शन भी मैं ऐसे शो कर देता हूं, जरा कोलिजन के साथ इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, बल्कि इससे वेलोसिटी भी चेंज हो गई हैं। ठीक है, ऐसा करने से खैर मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं वैल्यूज भी यहां पे शो कर रहा हूं, ये वैल्यूज शो कर देते हैं और चेंज इन मोमेंटम भी शो कर देते हैं। अभी शुरू में मुझे बताएं, ये दोनों बॉल्स अलग-अलग हैं, इनकी वेलोसिटी भी है और मैस भी है। अगर आप इनके मोमेंटम निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, इनकी मैस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। मैस यहां पे 0.5 है और इस बॉल की वेलोसिटी कितनी लिखी हुई है बताओ, 0.69। तो इस वेलोसिटी को आप इस मैस से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो आंसर ये मोमेंटम आ जाएगा 0.35 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अगर आप इसका मोमेंटम निकालना चाह रहे हो, इसकी मैं वेलोसिटी हमें गिवन है, यहां पे मेंशन की हुई है, वो हमने खुद सेट की है। ये हमने क्या की है, खुद सेट की है। कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो आप यहां पे। तो खैर ये वेलोसिटी है और इसकी मैथ कितनी है 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, इसका मोमेंटम आ जाएगा, और वो आपके पास यहां पे लिखा है। ये दोनों के मोमेंटम हमारे पास हैं, लेकिन ये इनिशियल मोमेंटम है, अभी इन पे फोर्स नहीं लगाई। अब फोर्स कैसे लगाई जा सकती है, या तो आप मुक्के मारो, आप इसको हिट करो, या तरीका कि इनकी कुलियन करा दो। अगर इनकी कुलियन कराएंगे तो आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा हुआ है, जब कुलियन होती है तो क्या होती है, एक्शन रिएक्शन, फोर्सेस लगती हैं। इसका मतलब अगर ये कुलियन होगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगी, और फोर्स लगाने पे क्या चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है। अभी जरा नोट करो, इसका मोमेंटम कितना है 0.86 kg और इसका 0.35। इनकी कुलियन कराते हैं, कुलियन करा के चेक करते हैं कि हमारे पास मोमेंटम में चेंज आती है कि नहीं। ये देखो जरा, इसका मोमेंटम कितना हो गया 0.04, पहले कितना था
0.83 था शायद, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ इसका मोमेंटम, बताओ, इस बॉल का मोमेंटम क्यों चेंज हुआ है, किसने लगाई, दूसरी बॉल ने किस तरह फोर्स लगाई, बेटा फोर्स किधर लगाई ये बताओ, मुझे बताओ। इस बॉल ने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगानी, राइट साइड पे, और इसने इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगानी। तो इसका मतलब है इस बॉल पे राइट साइड पे फोर्स लगी, और उस फोर्स ने इसके मोमेंटम को, फाइनल मोमेंटम ये 0.04 बन गया। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0.8 के करीब था, 0.83। तो अगर आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, हाँ जी बेटा जी बताओ बेटा, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम में से, यानी 0.83 जो वैल्यू है इसमें से क्या निकाल देंगे, 0.04, इसका मोमेंटम चेंज आ जाएगा। अच्छा, और ऐसे इसी का मोमेंटम चेंज निकालना तो क्या करेंगे, इसका जितना भी इनिशियल मोमेंटम था वो और ये फाइनल मोमेंटम, इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, आपके पास इसका भी चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अच्छा, अब जरा इनके मोमेंटम की जो चेंज इन मोमेंटम है उसके वेक्टर को देखो, इसका चेंज इन मोमेंटम वेक्टर किधर ड्रा किया हुआ है, किधर है ये लेफ्ट है, राइट साइड पे, बताओ इस पे फोर्स किधर लग रही थी, हैं, इस बॉल पे फोर्स किधर लग रही थी, इसने लगाई थी, किधर लगाई थी, राइट साइड पे। तो इस बॉल ने इस पे कोलिजन करके राइट साइड पे फोर्स लगाई है, तो अगर फोर्स राइट साइड पे है तो इसका मोमेंटम का चेंज भी राइट साइड पे। और यही मैंने अभी आपको बताया था कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमेशा किस तरफ होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। ठीक हो गया, इसका भी देखो, इस पे फोर्स किधर लगी थी, लेफ्ट साइड पे, और इसका चेंज इन मोमेंटम वेक्टर किधर जार किया हुआ है, लेफ्ट साइड पे। तो जिधर फोर्स मोमेंटम की चेंज भी उसी डायरेक्शन में। तो दोनों बॉल पे फोर्स लगी है, एक पे ये लेफ्ट बॉल ने राइट पे लगाई और राइट वाले ने लेफ्ट वाले पे लगाई है, और जिधर फोर्स लगेगी मोमेंटम की चेंज भी उसी डायरेक्शन में आएगी। तो यहां पे जो टाइम है वो भी मेंशन है। अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं किसी भी बॉल पे तो कैसे निकालूंगा, बता सकते हो, इसका जरा स्क्रीनशॉट लेना। जी, इसको उस पे लेके जाओ, एक स्क्रीन वो एक ऐड कर दो बस, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा देखो जरा, इसका ये हो गया फाइनल मोमेंटम, और इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, वो हमारे पास था, कितना था बेटा, 0.83 कर लो। और अब अगर मैं इस पे लगने वाली फोर्स निकालना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय टाइम, जितने टाइम के लिए फोर्स लगी उस टाइम के साथ डिवाइड करोगे। तो बताओ यहां पे हमारे पास जो P2 है वो 0.83 था, और P1 कितना है, 0.04, और टाइम कहां पे है ये लिखा हुआ है, जितने टाइम में आप ये चेंज देख रहे हो वो कितने, 1.8। तो इस तरह से ये किस पे फोर्स आ जाएगी, किस पे फोर्स आएगी बेटा, अब बताओ बोलो किस पे फोर्स आएगी बेटा, ये फोर्स इस पिंक बॉल पे आएगी, इसके ऊपर आएगी, जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो बेटा पिंक बॉल पे आएगी, क्योंकि मोमेंटम चेंज किसकी देख रहे हैं, पिंक बॉल की, तो फोर्स भी इसी पे आएगी। ये एक बात याद रखो, जिस पे फोर्स लगेगी मोमेंटम का चेंज भी उसी में आएगा। अच्छा, आपको पता है कि इसके लिए भी निकाल सकते हो, इसके लिए भी अगर आप निकालोगे ऐसी फोर्स तो उस फोर्स की वैल्यू क्या इस फोर्स से डिफरेंट आएगी, बताओ जरा, जरा मैं थर्ड लॉ की तरफ जा रहा हूं, बताओ, डिफरेंट आएगी। एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, सेम होती हैं, इसका मतलब ये जो फोर्सेस लगी हैं इसमें एक एक्शन और एक, तो वो न्यूमेरिकली क्या आएंगे, सेम आएंगे। खैर ये तो मैंने वैसे न्यूटन थर्ड लॉ समझाने के लिए बात कर दी, अदरवाइज आपने जो है वो इतना याद रखना है कि फोर्स निकालना हो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स निकालना हो तो क्या करोगे, उस बॉडी के मोमेंटम की चेंज निकालोगे और उस चेंज को किससे डिवाइड करोगे, टाइम के साथ।
तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स आ रहेगी। चलो बेटा ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब आते हैं यहां पे कि ये जो दो रिलेशन है एफ इजिकल टू एम ए और एफ इजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये दोनों जो रिलेशन है इनमें मोर जनरल रिलेशन ये वाला है। मोर जनरल रिलेशन का मतलब क्या है, ये ज्यादा एरिया को कवर करता है, जबकि ये एक मखसूस सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है मोस्टली। और वो मखसूस सिचुएशन कौन सी है, जब मैस कांस्टेंट हो। डेली लाइफ में जो आप न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हो, और इसमें क्या होता है, मैस फिक्स होती है, फोर्स लगाते हो, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये वाला रिलेशन नॉर्मली किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, जब मैस कांस्टेंट हो और सिर्फ क्या चीज चेंज हो, वेलोसिटी। तो ये वाला रिलेशन आप मोस्टली अप्लाई करते हो जब वेलोसिटी में चेंज आ रही हो, ये लिख भी दी है, मैस कांस्टेंट हो। जबकि ये वाला जो रिलेशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ इजिकल टू डेल्टा और पी की जगह पे एम वी लिख दें, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा डेल्टा टी, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब ये वाला रिलेशन दोनों सिचुएशन में एप्लीकेबल है, अगर मैस में तब्दीली आ रही हो या वेलोसिटी में तब्दीली आ रही हो, दोनों सिचुएशन में आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें मैस भी तब्दील हो रही हो मोशन के दौरान, फोर्स के दौरान? रॉकेट मोशन, आपको पता है रॉकेट जब ऊपर जा रहा होता है तो उसमें 80% उसकी टोटल जो बॉडी होती है ना, 80% उसमें फ्यूल होता है, और फ्यूल बहुत ज्यादा बर्न होता है, तब वो हाई स्पीड से ऊपर जाते हैं। तो अगर फ्यूल कंज्यूम होता रहेगा तो इस तरह से रॉकेट की बॉडी में मैस क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसमें मैस भी कम हो रही होती है और वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो यहां पे मैस और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही होती है, और अगर दोनों चेंज होंगे तो ऐसे केस में अगर आप फोर्स को डिस्कस करना चाहोगे तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एफ इजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ये एक बात आपने याद रखनी है कि जो एफ इजिकल टू एम ए है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर जब मैस कांस्टेंट हो, वेलोसिटी तब्दील हो रही हो, वेलोसिटी में चेंज आ रही हो। और न्यूटन के लॉज जो पढ़े थे हमने वो इसी रिलेशन में हमने पढ़े हुए हैं। खैर, और ये वाला जो रिलेशन है ये कब अप्लाई होगा, मैस, आइदर मैस चेंजेस और वेलोसिटी चेंजेस, ये लिखा भी हुआ है, या मैस तब्दील हो रही हो या वेलोसिटी तब्दील हो रही है, दोनों तब्दील हो रही हो या दोनों तब्दील हो रही हो, तो आप इसी रिलेशन को अप्लाई करोगे, एफ इजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ये बेटा आपने न्यूटन सेकंड लॉ जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग की। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंपल्स के हवाले से। किसके हवाले से, इंपल्स क्या होती है। तो आपने फोर्स को अंडरस्टैंड कर लिया, हाँ जी, फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, कौन सी, नेट फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या चीज चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा। और उस फोर्स को क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा टी का मतलब टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करोगे तो फोर्स कैलकुलेट की जा सकती है। अब आते हैं इंपल्स की बात। इंपल्स क्या चीज है, इंपल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये उस वक्त आता है जब मोमेंटम में सडन चेंज आ रही हो। क्या आ रही हो, सडन तब्दीली आए मोमेंटम की चेंज में। तो मोमेंटम अगर सडनली चेंज हो रहा होगा तो तब हम इंपल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। वो अभी आपको समझ आ रहेगा, पहले जरा इस सिचुएशन को समझते हैं। ये कब इंपल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लार्ज फोर्स लगाई जाए और शॉर्ट टाइम के लिए लगाई जाए। लार्ज फोर्स, और जैसे आप देखते हो कि अगर एक प्लेयर है कैच पकड़ता है तो बताओ कैच फौरन जैसे ही हाथ में आता है उसको रोक दिया जाता है ना। तो वहां पे जो फोर्स लगाई बॉल के ऊपर उसको कैच करने में, वो शॉर्ट टाइम के लिए लगाई, और वहां पे फोर्स जो लग रही होती है, बॉल तेजी के साथ आके टकराता है, वो लार्ज फोर्स है। नॉर्मली लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए किस सिचुएशन में होगी, जहां पे कोलिजन हो रही होगी। जहां पे क्या हो रही होगी, कोलिजन। जब भी दो चीजें कोलिजन करेंगी तो वहां पे जो फोर्स लगेगी वो शॉर्ट टाइम के लिए लगेगी। तो ऐसे केस में हम कहते हैं
ना अकेली फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ना अकेला टाइम इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी प्रोडक्ट को हम इंपल्स का नाम देते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लार्ज फोर्स लगे और शॉर्ट टाइम के लिए लगे, एक और भी कंडीशन है, और वो फोर्स इंस्टेंट टू इंस्टेंट तब्दील हो रही हो, और फोर्स क्या करे? वेरी कर रही हो इंस्टेंट टू इंस्टेंट। जैसे आप एक बैट से बॉल को हिट करते हो तो वो काफी देर तक बॉल जो है वो बैट के साथ लगा भी रहता है, तो वहां पे फोर्स तब्दील हो रही होती है। फोर्स क्या होती है? यहां पे हमारे हाथों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है, तो ज्यादा पुश होता है। जब यहां पे बैट जा चुका होता है तो तब फोर्स की वैल्यू कम हो चुकी होती है। इसका मतलब बैट से जब बॉल को हिट किया जाएगा तो वहां पे जो बॉल के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट क्या हो रही है? तब्दील हो रही है। तो जब फोर्स तब्दील हो रही होती है तो फिर हम उसकी एवरेज वैल्यू यूज करते हैं। तो यहां पे ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो बताओ इसमें जो एफ होगी वो कैसी फोर्स होगी? एवरेज फोर्स। भाई फोर्स तो तब्दील हो रही है, मैं कौन सी फोर्स यूज करूंगा? मैं एवरेज फोर्स यूज करूंगा, क्योंकि वो तो तब्दील हो रही है, मुझे क्या पता कौन सी वैल्यू यूज करनी है। तो ऐसे केस में जब चेंज आ रही होती है तो आप उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। जैसे कि मैं बॉल की बात करता हूं, जब बॉल हाथ में आने लगा, ठीक है ना, तो बताओ उस वक्त इनिशियली बॉल ने जो हाथ पे फोर्स लगाई उसे एफ कर लो, और फाइनली ये बॉल क्या हो गया? रुक गया। इसका मतलब फोर्स क्या हो गई? 0। तो अब मैं अगर एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? मैं एवरेज फोर्स निकालने के लिए इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स को ऐड कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। इनिशियल फोर्स एफ हो गई, फाइनल फोर्स 0 हो गई, डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से मेरे पास एवरेज फोर्स क्या हो जाएगी? एफ के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? एफ के बराबर आ जाएगी। तो याद रखो, जब भी हम इंपल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करके उसको निकालते हैं, तो फोर्स कौन सी लेनी है? एवरेज फोर्स लेनी है। कौन सी? एवरेज फोर्स को आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इंपल्स को आई से जाहिर किया जाता है। किससे? आई से। अच्छा, इसका यूनिट बताओ जरा, यूनिट क्या होगा यहां से बताओ? फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकेंड, तो क्या बन गया? न्यूटन इंटू सेकेंड। अच्छा, ये इससे पहले भी तो ये यूनिट आपने डिस्कस किया था। किसका था ये? मोमेंटम का। इसका मतलब इंपल्स का यूनिट वही है जो मोमेंटम का है। इंपल्स का यूनिट सेम वही है जो मोमेंटम का। आगे एक और भी लिखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किसका यूनिट है? मोमेंटम का ही है। तो इंपल्स हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम का यूनिट है वही इंपल्स के यूनिट हैं। तो इस तरह से आपने इंपल्स की अंडरस्टैंडिंग की। अच्छा, इस इंपल्स को अगर मैं यहां पे ये एवरेज फोर्स पुट करूं तो बताओ इंपल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ जी, टाइम को तो चलो आप टी ले लो, तो एवरेज फोर्स यहां पे पुट करें तो हाफ एफ एवरेज आई ना। इस एग्जांपल के मुताबिक, मैं इस एग्जांपल के मुताबिक फोर्स की बात कर, ठीक है। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि हमारे पास टाइम तो आ गया कितना? डेल्टा टी या टी, तो ये इंपल्स क्या बनेगी? हाफ एफ टी। इस तरह से हम इंपल्स को निकालेंगे न्यूमेरिकली अगर निकालें तो, ठीक है। बॉल के केस में बॉल को रोका जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं यहां पे, इंपल्स को ग्राफ से भी निकाला जा सकता है। इसे ग्राफ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ग्राफ से कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, फोर्स और टाइम के दरमियान। फोर्स को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे और टाइम को हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेंगे। सपोज करें हमारा ये ग्राफिक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब मैं अगर इसके अंडर एरिया निकालूं, क्या निकालूं? एरिया। तो एरिया ये किसका बन रहा है? ट्राइंगल का एरिया बन रहा है ना। तो बताओ ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा? एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? एफ टी ग्राफ के अंडर एरिया। बताओ ये एरिया किसके बराबर होगा? ट्राइंगल के एरिया के बराबर है।
इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है आपको, ठीक है। हाफ बेस इंटू इंटू बेटा क्या आएगा, हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बताओ यहां पे बेस किसके बराबर होगी, यहां से लेके यहां तक टाइम, ठीक है। और हाइट क्या होगी, फोर्स एफ। तो बताओ मैं इसको लिखूं, अगर हाफ और बेस क्या हो गया, टाइम, और हाइट क्या हो गई, फोर्स, तो क्या बन गई ये, हाफ टी एफ। तो अभी मैंने एक बॉल के लिए इंपल्स निकाली थी, वो भी क्या थी, हाफ एफ टी। और ये तो मैंने एरिया निकाला है, तो ये एरिया किसके बराबर आ गया, इंपल्स के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, इंपल्स। तो एक बात याद रखो कि द प्लॉट ऑफ द फोर्स अगेंस्ट टाइम is called force time graph. The area under this graph when measured against the time axis represents the impulse, represents the impulse experienced by the object, impulse experienced by the object. तो ये एक बात आपने और सीख ली कि इंपल्स को मैथमेटिकली निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इंटू डेल्टा टी। और एफ कौन सा होगा, एवरेज फोर्स होगी, डेल्टा टी की जगह पे टी भी आ सकता है। अच्छा, और अगर आप उसको ग्राफिकली निकालना चाहो इंपल्स को, तो फिर क्या करोगे, हाँ जी, ग्राफिकली अगर आपने इंपल्स निकालना हो तो क्या करोगे, एरिया निकालोगे। उसके लिए आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, फोर्स और टाइम के दरमियान ग्राफ, फोर्स को वाई एक्सिस के लॉन्ग और टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इस तरह से जो आपके पास ग्राफ आएगा उसे एफ टी ग्राफ कहोगे। क्या कहोगे, एफ टी ग्राफ। तो आपने इस ग्राफ के अंडर एरिया निकाल लेना है, और वो एरिया आपको क्या देगा, इंपल्स की वैल्यू देगा। तो ये दूसरा तरीका आपने सीख लिया इंपल्स को कैलकुलेट करने का। बेटा क्लियर हो गया। और इसके बाद कुछ और बातें भी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।